हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, हम आरआई की प्रिपरेशन की रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए आरआई सीई के अंदर, उसकी पूरी एक सीरीज चला रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ 2022 में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब कुछ डिस्कस किया था। आपको पता ही है, आरआई के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2022 में जो भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उसे मैंने 3 वीडियोज़ के अंदर कवर किया था। 10-10 क्वेश्चन करके मैंने वीडियोज़ अपलोड करके उसे आप ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम 2023 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आरआई सीई के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर को समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है और आरआई के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसमें से देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमने अपनी क्लासरूम के अंदर बच्चों को प्रिपरेशन करते टाइम करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप भी आरआई में चाहते हो एडमिशन लेना तो आप हमारे साथ जुड़ करके आरआई की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। इसके लिए आप हमारा जो ऐप है ACUG, आप प्ले स्टोर पे जाओ, ACUG जैसे ही सर्च करोगे हमारा ऐप मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में वेस्ट दिल्ली के अंदर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास हमारा सेंटर है। आप ऑफलाइन वहाँ पे आकर के विजिट कर सकते हो, अपने डाउट्स जो भी वो उसे क्लियर कर सकते हो और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप ये शॉर्ट करना चाहते हो कि आपका एडमिशन आरआई के अंदर हो जाए तो आपको हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी जरूर करनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम 2023 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर वो सारे कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो मैं पेपर आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो लेवल 2 का है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि आरआई के अंदर जो सीई का एग्जाम होता है वो 3 लेवल के होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 जो होता है वो 12th पास बच्चों के लिए होता है जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं। जो लेवल 2 होता है वो 2 ईयर बीएड के लिए होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। और जो लेवल 3 होता है वो एमएड के लिए होता है जो कि आप बीएड करने के बाद कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है लेवल 2 को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलो ध्यान से समझना, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो भले ही लाइव नहीं है बट आप खुद कमेंट करके देखो कि आप जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्या आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ या आप पढ़ लो तो आप कमेंट करके कमेंट करो कि क्या आंसर होना चाहिए। फिर जब मैं आंसर बताऊँ तो वेरीफाई करो कि आपका आंसर सही है कि गलत है, क्या गलती करे हो। इसके बाद आपको ना फाइनली पता चल जाएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। खैर, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 10-10 के सीरीज में करेंगे। 10 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगा और 10 क्वेश्चन अगली क्लास में होगा। टोटल 3 वीडियो में ये पूरा 2023 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर लेंगे। 2022 का क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 वीडियो में 10-10 क्वेश्चन करके ये सीरीज हम चला रहे हैं। चलो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following are essential for effective teaching? इफेक्टिव टीचिंग के लिए इनमें से कौन सा असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो, सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। जाहिर सी बात है, एज ए टीचर अगर आप इफेक्टिव टीचिंग करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक बात है। अगला है एक्सप्रेसिव पावर, यानी कि आप एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हो। अगर मुझे बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह से, बट मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, मेरे पास एक्सप्रेशन पावर नहीं, मैं अपनी जो भी चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो समझा नहीं पाता, डिलीवर नहीं कर पाता, तो क्या मैं इफेक्टिव टीचिंग कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। यानी कि अगर बात करें तो एक्सप्रेशन पावर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हायर क्वालिफिकेशन, देखो हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि ऐसे कुछ टीचर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी बट पढ़ाते बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे भी आप टीचर्स को जानते हो जिनके पास बहुत सारी डिग्री है बट उनका पढ़ाया वो आपको समझ ही नहीं आता है। ठीक है, तो डिग्री ये सब इफेक्टिव टीचिंग से कोई कनेक्शन नहीं रखती उतना कुछ। ठीक है, लेंथ ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप उतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ा पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फ्रेशर होगा, जो फर्स्ट टाइम या बहुत ही कम जिनके पास एक्सपीरियंस हो, वो नहीं पढ़ा सकते अच्छा, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ा सकते हैं। कई बार आपने अपने स्कूल्स में ऑब्जर्व किया होगा, जब आप अपना 12th तक पढ़ते होगे स्कूल में, कोई पुराने टीचर वो उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाते थे और नए नए टीचर आते थे वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में पढ़ाते थे। तो एक्सपीरियंस भी उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसके अलावा बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी, ऑब्वियस बात है, एज ए टीचर हमारे अंदर एक रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। हम अलग अलग चीज़ों को एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके, ये सारी एबिलिटी हमारे अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखा जाए इफेक्टिव टीचिंग के लिए A, B और ये E जो हमारे अंदर जो एसेंशियल क्वालिटी ये होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A, B और E। तो देख लो A, B, E कहाँ पे है, तो देख सकते हो यहाँ पे A, B, E, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। कैन स्टैंडर्ड डेविएशन
वैल्यू बी ग्रेटर देन मीन वैल्यू। देखो यहाँ पे एक ना स्टेटमेंट लिखा है, कैन स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है मीन वैल्यू से, ठीक है। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो पहली बात, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई मीन डेफिनेशन की डेफिनेशन नहीं पूछने जा रहे, स्टैंडर्ड डेविएशन की या मीन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पूछने जा रहे। यहाँ पे आपसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कुछ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा, मतलब ये दिस क्वेश्चन इज एट, ये कौन से लेवल का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, इवैल्यूएशन लेवल का है, नॉलेज लेवल का है या एप्लीकेशन लेवल का है। देखो मैंने ये सेम चीज़ आपको क्लास में कई बार कराया हुआ है, जो बच्चे कोर्स हमारे ज्वाइन करके उन्हें मैंने बहुत बार ये चीज़ डिस्कस कर रखी है। तो सबसे नीचे क्या आता है, हमारा नॉलेज लेवल आता है। सबसे नीचे क्या आता है, नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले चीज़ों को लर्न करते, रटते हैं बेसिकली। जैसे एक छोटे बच्चे की बात करें, वो क्या करेगा, ABCD लर्न करेगा। क्या वो कोई हम उसे लॉजिक बता रहे हैं या कुछ बता रहे कि A ही क्यों आया, A के बाद B ही क्यों आता है, B के बाद C, नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट चुपचाप रटना होता है उन्हें, ठीक है। A B C ऐसी काउंटिंग हम रटवा रहे होते हैं, टेबल्स रटवा रहे होते हैं, 2 1 जा 2 ऐसे करके हम पूरा रटवा रहे होते हैं। तो नॉलेज लेवल पे बेसिकली क्या होता है, हम फैक्ट्स डाटा इन सबको मेमोराइज कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, क्रैम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे लोएस्ट कॉग्निटिव लेवल माना जाता है नॉलेज लेवल को, ये सबसे नीचे लेवल पे होता है। तो आप यहाँ पे क्रैम कर रहे होते हैं, रट रहे होते हो। देन इसके ऊपर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। रटना जब हम सीख जाते हैं, जब हमें वर्ड्स अलग अलग चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, तब हम अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। जैसे एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, ये सब हम करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने काउंटिंग हमने लर्न करनी, उसके बाद हमें एडिशन सिखाया जाएगा कि 2 और 5 को प्लस किया जाए तो कैसे प्लस किया जाता है। रटवाया तो नहीं जाता है कि 2 और 5 7 होता है, रट लो, नहीं, हमें बताया जाता है। जैसे छोटी क्लास में आपने देखा होगा, जब हम बहुत छोटे थे तो 2 और 5 को ऐड करना, तो टीचर हमें क्या करते थे, 2 लाइनें डलवाते थे। देन 5 है तो 1 2 3 4 5 लाइनें, फिर बोलते थे टीचर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर 7 आ गया। तो हम ऐसे अंडरस्टैंड समझते थे कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही, काम कर रही है। तो सबसे पहले नॉलेज लेवल पे हम चीज़ों को क्रैम कर रहे होते हैं, रट रहे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन लेवल पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं। हमने फॉर्मुलेज, इसके बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मुलेज सीखते हैं, अलग अलग चीज़ों सीखते हैं, फिर उसे अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे उसे अप्लाई किया जाए। और सबसे टॉप लेवल पे आता है हमारा इवैल्यूएशन लेवल। इवैल्यूएशन लेवल पे हम चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि आपने क्या सीखा क्या नहीं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। तो ये हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल माना जाता है इवैल्यूएशन को, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कैन स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू बी ग्रेटर देन मीन वैल्यू, क्या जो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू वो ग्रेटर देन हो सकता है मीन वैल्यू से? तो अलग अलग सिनारियो में कुछ भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो देखो इसे रट करके आप आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है, रटना यहाँ पे पॉसिबल नहीं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग लेवल। आपको समझना पड़ेगा कि मीन वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, तभी तो आप इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि ये चारों लेवल क्या होते हैं और पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने अपने क्लासेस में कई बार बता रखा है कि जो भी एब्रिविएशन है, जो शॉर्ट फॉर्म्स है, मतलब फुल फॉर्म्स जो है अलग अलग चीज़ों की, वो आपको रट लेनी है। हर एग्जाम में आप देखोगे 30 में से कम 2, कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के मिलेंगे, बल्कि ज़्यादा ही मिलेंगे, 3-4 ही होंगे इसी पेपर में। अगर आप पूरा एनालाइज करो तो कम से कम आपको 3-4 तो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ। जैसे पहला है CBCS की फुल फॉर्म बताना है, तो बहुत ही सिंपल सा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो थर्ड का करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। टीचिंग मस्ट बी थ्रू ऑफ द प्रोसेस ऑफ। टीचिंग कौन से प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए? देखो टीचिंग क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि हमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। सही बात है, इन्फॉर्मेशन तो देता ही है। अगला, डायरेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है कि स्टूडेंट को किस डायरेक्शन में कैसे काम करना है, क्या काम करना है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है बच्चों को। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके अलावा मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन क्लास, क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, ठीक है। तो टीचिंग मस्ट बी, तो टीचिंग के अंदर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें काम आ रही है। लास्ट है असेसिंग दी रिएक्शन टुवर्ड्स द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट। टीचिंग के टुवर्ड्स स्टूडेंट का कैसा रिएक्शन, ये सब हम एस्टिमेट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, तभी ये लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर है। ये लेवल 3 का इससे थोड़ा और अपर लेवल का होता है। खैर मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, लेवल 2 की या लेवल 3 की, आपको तीनों ही लेवल के क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, खास तौर से टीचिंग एप्टीट्यूड का।
क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस मोर और लेस सबके लिए सेम ही है, ठीक है। तो सबके लिए सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होता जाता है। अब आप कैसे कह सकते हो कि ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का, ये लो लेवल का? ऑब्वियस बात है, जिस बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज है उसे मुश्किल क्वेश्चन भी आसान लगेगा, है ना। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना कि लेवल 2 का है और मैं लेवल 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे लेवल 2 के क्वेश्चन नहीं देखने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको तीनों ही लेवल के क्वेश्चन पेपर जरूर देखने चाहिए, समझने चाहिए। जो बहुत मुश्किल है भले ही आप उसे स्किप कर सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेवल 2 की कर रहे हो या लेवल 3 की, आपको सभी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए। चलो, तो इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से, तो टीचिंग मस्ट बी थ्रू दी एज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग। क्या है, क्या प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है? तो देखो, ये सारे ऑप्शन देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो सेकंड ऑप्शन है, डायरेक्टिंग दी एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की एक्टिविटी को डायरेक्ट कर देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो देखा जाए तो यहाँ ओवरऑल हर पॉइंट को ये कवर कर ले रहा है, ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सबको ये पॉइंट जो है ना, सेकंड पॉइंट सबको कवर कर रहा है। इसलिए जो फोर्थ है उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन पहले देखो। अभी हमने सिर्फ पांचवें क्वेश्चन पे पहुंचे हैं और देख सकते हो 2 फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपनी क्लास में जब मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को, तो मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूँ कि फुल फॉर्म तो आपको हर टीचिंग से रिलेटेड जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग टर्म्स है, उनकी फुल फॉर्म आपको बिल्कुल रेड लेनी है, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 3 से 4 तो फुल फॉर्म आनी आनी। आप देख सकते हो 1 से लेकर 5 तक हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया और इसमें से 2 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म वाले ही आ गए, ठीक है। तो देखो, CIET की फुल फॉर्म क्या है, ये स्टैंड फॉर किसके लिए होता है? तो ध्यान रखना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है। देखो, फर्स्ट और जो फर्स्ट है और सेकंड जो है उसमें कंफ्यूज, फर्स्ट और थर्ड में सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल देखने में सेम लग रहा होगा आपका। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर भी है यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशनल, यहाँ पे एजुकेशन है, ठीक है, और यहाँ एजुकेशनल है, ठीक है। ध्यान से देखो, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ के देखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये गलत है, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एक तो एजुकेशनल होना चाहिए और फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें देख रहे हो कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है। यहाँ पे बस एक एजुकेशनल वर्ड को हटा दिया, यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड है, ठीक है। ध्यान रखना, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? सेकंड हो जाए। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता CIET के बारे में, ये NCERT का एक पार्ट है जो कि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में कैसे इंटीग्रेट किया जाए उसके ऊपर काम करती है, ठीक है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर अप्रोप्रिएट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग? ऑनलाइन टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है, कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? तो सबसे पहला है कि टीचर डज नॉट हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ऑनलाइन में टीचर ना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प नहीं कर पाते, बिल्कुल गलत है ये। आप मुझे कैसे देख रहे हो? ऑनलाइन नहीं तो देख रहे हो, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आपका नॉलेज कंस्ट्रक्ट तो हो ही रहा होगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो ऐसा कहना गलत है कि ऑनलाइन के थ्रू नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला है, देयर इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्नर इन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में जो लर्नर होता है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सही बात है। ऑनलाइन में मैं आपको तो नहीं देख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, या बस वीडियो को ऑन करके बस साइड में सो गए हो, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ ना। तो बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग में लर्नर की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू टीचर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखते हैं, द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज वर्बल। नहीं, ये गलत है। देखो, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं सिर्फ वर्बल नहीं होता। जैसे अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करोगे तो हम आपको अलग अलग PDFs प्रोवाइड करेंगे जो कि रिटर्न फॉर्म में होता है ना। इसके अलावा अगर आप चाहो तो हमसे बुक्स परचेज कर सकते हो जो कि बिल्कुल हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है उसमें रिटर्न भी होता है, ओरल भी, वर्बल भी होता है, दोनों ही होते हैं। तो ऑलवेज बोलना ये गलत है। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? ऑलवेज वर्बल नहीं, रिटर्न चीज़ें भी हम समझाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला है, देयर इज आर मोर चांस ऑफ सेल्फ लर्निंग, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे सेल्फ लर्निंग के ज़्यादा चांस होते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑनलाइन में टीचर का काम क्या है? बस पढ़ा दिया, बाकी उसके बाद उसे अप्लाई करना, उसकी प्रैक्टिस करना, सब कुछ एक लर्नर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और लास्ट है, इट इज़ रिजिड इन नेचर। नहीं, रिजिड तो नहीं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बल्कि टीचर स्टूडेंट अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं, एक लर्नर सीख सकता है, तो रिजिड नहीं कह सकते इसको। तो देखा जाए तो ये जो है ऑप्शंस गलत है। और जो ये बी था,
और ये जो डी था ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो 6th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते 7th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन से कौन बिलोंग करता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, हम इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंडिविजुअली उन्हें बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। इंडिविजुअली जब हम गाइड करें तो उसे इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू, ठीक है। अगला है, मतलब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, हम जो भी प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी लर्नर उसे इंस्ट्रक्ट करे, तो इसमें बेसिकली इंडिविजुअल ही किया जाता है, अलग अलग लर्नर को उसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो उसका प्रोग्राम है, जो भी उसका प्रोजेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम उसे गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का पार्ट है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इसमें भी हमें क्या, कंप्यूटर अगर हम सिखा रहे बच्चों को, मान लो, तो हमें एक एक बच्चों के पास जा करके उन्हें बताना पड़ेगा ये चीज़ ऐसे करना, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। तो इसमें भी हमें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा काम आती है। पर्सनलाइज्ड सिस्टम इंस्ट्रक्शन, यहाँ तक पर्सनलाइज्ड और इंडिविजुअल काफ़ी हद तक तो सेम ही वर्ड है, ठीक है। तो ये भी एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। ग्रुप इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ गए ना, तो ग्रुप इंस्ट्रक्शन जो होता है वह इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं होता है। तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो ए बी सी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है, तो 7th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके देखो, कितने आप सही करो कितने गलत करो, आपको भी पता चलेगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, या आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर कम नंबर आते हैं तो, और ज़्यादा नंबर आते तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का कौन सा एक साइन है, देखो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे मेन चीज इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे जो मेन चीज होती है बच्चों का पार्टिसिपेशन। जितना ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट टीचर आपस में पार्टिसिपेट करके सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उसे हम इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को हम इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं कहते। आपने स्ट्रिक्टनेस बना रखी है, बच्चों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, नहीं इफेक्टिव नहीं है। भले ही क्लास शांत रहेगी, चुपचाप सुन रही होगी, बट जरूरी नहीं कि उन्हें समझ भी आ रहा हो चीज़ें। तो स्ट्रिक्टनेस इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करता है। साइलेंस, ऐसा नहीं कि साइलेंस है सब चुप है तो बहुत अच्छा है क्लास, नहीं बिल्कुल भी नहीं। साइलेंस है तो जरूरी नहीं कि बच्चे को समझ आ ही रहा होगा, हो सकता है वो बोर नहीं समझ रहे, उनकी पार्टिसिपेशन यानी कि बहुत ही लो लेवल पे है। तो साइलेंस भी एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करती है। और लाउडनेस या शोर तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर 3rd है, देख सकते हो इंगेजिंग स्टूडेंट इन मीनिंगफुल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मीनिंगफुल जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके थ्रू हम बच्चों को इंगेज करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं। तो जब भी हम बच्चों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे और जितना ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उसे हम इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। इसलिए जो 8th क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इन अ क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। ये देखो ये 2022 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन 2022 में आया था, थोड़ा लैंग्वेज अलग था, सेम क्वेश्चन था। क्या है कि इन क्लासरूम स्टूडेंट मस्ट डैश स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। बच्चों को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। डिस्करेज करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। डिस्करेज क्यों करेंगे। पनिश करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नॉट अलाउ, नहीं अलाउ करना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चा देखते ही जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो भी आंसर दे देगा। मैं बहुत बार कहता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से इजी कोई सेक्शन नहीं है। अगर आपका 80 नंबर का जो आरआई का एग्जाम होता है उसमें से 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। इस 30 में से बच्चा चाहे तो ढंग से मेहनत करे, हमारे साथ मिल के चले, तो 30 में से 30 सही अटेम्प्ट करके आएगा, ठीक है। और अगर ढंग से बच्चा अपने लेवल पर भी पढ़ा फिर भी 20 तो आराम से लेके आ सकता, 20-25 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड, इसे ढंग से प्रिपरेशन करोगे तो सबसे ज़्यादा स्कोर आप इसमें ला सकते हो, ठीक है। चलो तो क्लासरूम के अंदर टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो 9th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेज। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10th क्वेश्चन पे। कोलैबोरेटिव लर्निंग रेफर टू। देखो कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, कोलैबोरेट मतलब मिल करके करना है ना, कोलैबोरेट मतलब क्या होता है, मिल करके करना, ठीक है। तो ये ग्रुप में करना बिल्कुल कोलैबोरेट की बात करता है। इंडिविजुअल कोलैबोरेशन नहीं होता है, ठीक है। इन पेयर में करना ये भी कोलैबोरेशन होता है। तो कोलैबोरेशन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जब मिल करके किसी काम को कर रहे होते हैं तो उसे कोलैबोरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे भी पेयर की बात हो रही है, तो दोनों ही करेक्ट है। इसलिए इसका बोथ 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 10th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 1 से लेकर 10 तक जो 2023 के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे
आई होप सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। बाकी सभी क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गए, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगी, क्लास अगर आपको इंटरटेनिंग लगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।